नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम एक बहुत ही रोचक और गौरवशाली विषय पढ़ने वाले हैं, गणेश्वर सभ्यता। ये सभ्यता हमारे अपने राजस्थान की ज़मीन में दफन थी और हजारों साल बाद जब इसे खोदकर निकाला गया तो पूरी दुनिया के इतिहासकार और पुरातत्वविद हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, यानी ये वह माँ है जिसने भारत की तांबे की संस्कृति को जन्म दिया। आज हम इसकी पूरी कहानी, इसके इतिहास, इसके औजारों, इसके व्यापार और इसके वैज्ञानिक रहस्यों को एक एक करके समझेंगे। तो तैयार हो जाइए। बच्चों, गणेश्वर सभ्यता को समझने के लिए तीन बड़ी बातें याद कर लीजिए। पहली बात, यह पुरातत्व का पुष्कर है। ये राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना के पास स्थित है और इसे भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन संस्कृतियों में से एक माना जाता है। लगभग 2800 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले। दूसरी बात, ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। ये संपूर्ण भारत में तांबे की तकनीक का प्रारंभिक और सबसे बड़ा केंद्र था, जहां से अन्य संस्कृतियों का विकास हुआ। तीसरी बात, यह हड़प्पा का औद्योगिक भागीदार था। सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा को 99% शुद्ध तांबे की आपूर्ति गणेश्वर ही करता था। सोचिए, हड़प्पा की महानता के पीछे गणेश्वर की मेहनत थी। अब समझते हैं कि गणेश्वर इतना शक्तिशाली केंद्र क्यों बना। इसका जवाब है इसकी भौगोलिक स्थिति। गणेश्वर अरावली पर्वतमाला के हृदय में बसा हुआ था। इसके तीन बड़े भौगोलिक फायदे थे। पहला फायदा, स्थान। यह नीम का थाना में है, जो पहले सीकर जिले में आता था। दूसरा फायदा, खनिज स्रोत। यहां से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर खेतड़ी ताम्र पट्टी है। खेतड़ी, दरीबा, बालेश्वर और चीपलाटा की खदानों से तांबे का अयस्क मिलता था और आज भी खेतड़ी कॉपर माइंस भारत की सबसे बड़ी तांबे की खदानों में से एक है। तीसरा फायदा, जलमार्ग। यहीं से कांतली नदी का उद्गम होता है। इसी नदी मार्ग से तांबे का निर्यात सिंधु घाटी तक किया जाता था, यानी खदान पास में, नदी रास्ते में और बाजार दूर तक। एकदम परफेक्ट लोकेशन। बच्चों, अब जानते हैं कि इस सभ्यता को कब और कैसे खोजा गया। पहला दौर था 1972 और 1977 में। आर.सी. अग्रवाल ने यहाँ पहली खोज और प्रारंभिक उत्खनन किया। उन्हें यहाँ नीम का थाना ट्रेजरी होर्ड मिला, यानी 60 तांबे की कुल्हाड़ियों का एक बड़ा भंडार। ये पहली बड़ी खोज थी जिसने पुरातत्वविदों का ध्यान खींचा। दूसरा दौर था 1978 से 1979 के बीच। आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में विस्तृत उत्खनन हुआ। इस बार 5000 से भी अधिक तांबे के उपकरण मिले। एक छोटे से गांव की जमीन में इतनी बड़ी संख्या में उपकरण, ये अपने आप में चमत्कार था। तीसरा दौर था 2013 में। आर.एन. सिंह और कैमरून पेट्री ने आधुनिक वैज्ञानिक शोध किया। उन्होंने गणेश्वर रिजर्व स्लिटवेयर और नवीन स्तरों की पहचान की, यानी यह सभ्यता अभी भी हमें नई जानकारियां दे रही है। बच्चों, हर सभ्यता एक दिन में नहीं बनती। गणेश्वर का विकास भी धीरे धीरे हुआ, लगभग 1800 साल में। इसके तीन चरण थे। सबसे नीचे की परत, यानी प्रथम चरण, लगभग 3800 ईसा पूर्व। यह शिकार और संग्रहण का युग था। लोग सूक्ष्म पाषाण उपकरण, यानी माइक्रोलिथ्स इस्तेमाल करते थे। तांबे का कोई उपयोग नहीं था। बीच की परत, यानी द्वितीय चरण, लगभग 2800 ईसा पूर्व। यहां से धातु विज्ञान की शुरुआत हुई। सीमित तांबे के उपकरण बनने लगे और गणेश्वर जोधपुरा मिट्टी के बर्तन, यानी ओसीपी, यानी ओचर कलर्ड पॉटरी आई। सबसे ऊपर की परत, यानी तृतीय चरण, लगभग 2000 ईसा पूर्व। ये परिपक्व औद्योगिक अवस्था थी। व्यापक तांबा उत्पादन शुरू हुआ और हड़प्पा के साथ सक्रिय व्यापार होने लगा। यानी जितनी पुरानी परत उतना कम विकास, और जितनी नई परत उतनी अधिक प्रगति। अब बात करते हैं गणेश्वर की वास्तुकला की। जब हम हड़प्पा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आती हैं पक्की ईंटों की इमारतें, लेकिन गणेश्वर एकदम अलग था। ये एक पत्थरों का शहर था। इसकी चार विशेष बातें थीं। पहली, पक्की ईंटों का पूर्ण अभाव। सिंधु घाटी के विपरीत यहाँ एक भी पक्की ईंट का उपयोग नहीं हुआ। दूसरी, स्थानीय पत्थर के मकान, अरावली के शिस्ट स्टोन्स, यानी स्थानीय पत्थरों से आवासीय संरचनाएं बनाई गई थीं। तीसरी, विशाल पत्थर का बांध। कांतली नदी की विनाशकारी बाढ़ से बस्ती को बचाने के लिए एक वृहदाकार पत्थर का बांध बनाया गया था। सोचिए, इतने हजारों साल पहले बाढ़ से बचाने के लिए बांध बनाना, ये कितनी बड़ी इंजीनियरिंग थी। चौथी, चौड़ी सड़कें। बस्तियों के बीच पत्थरों से निर्मित व्यवस्थित सड़कें थीं, यानी यह कोई जंगली बस्ती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित शहर था। अच्छा बच्चों, अब जानते हैं कि गणेश्वर के लोग अपना पेट कैसे भरते थे। उनकी अर्थव्यवस्था तीन हिस्सों में बंटी थी। पहला हिस्सा, शिकार। ये उनकी मुख्य आजीविका थी। उत्खनन में बड़ी संख्या में तांबे के बाणाग्र, यानी तीर के नुकीले सिरे मिले हैं और जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। यही बाणाग्र हड़प्पा स्थलों पर भी पाए गए हैं। ये व्यापार का सबूत है।
दूसरा हिस्सा मछली पालन। कांतली नदी में प्रचुर जल का साक्ष्य मिलता है। तांबे के मछली पकड़ने के कांटे बड़ी संख्या मिले हैं, यानी नदी सिर्फ व्यापार मार्ग नहीं थी, खाने का साधन भी थी। तीसरा हिस्सा आंशिक कृषि। यह अभी पूरी तरह कृषि आधारित समाज नहीं था। पशुपालन और कृषि की प्रारंभिक अवस्था थी। शिकारी अर्थव्यवस्था का दबदबा था। तो गणेश्वर के लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और थोड़ी खेती भी करते थे। एकदम मिश्रित जीवन शैली। बच्चों, अब आते हैं उस हिस्से पर जो गणेश्वर को सबसे खास बनाता है, इसका धातु विज्ञान। गणेश्वर के कारीगर 99% शुद्ध तांबा बनाते थे। इसके 3 अद्भुत पहलू हैं। पहला, उत्पादन क्षमता। एक छोटे से ग्रामीण स्थल से 5000 से अधिक तांबे के उपकरणों की प्राप्ति। ये कोई घरेलू उत्पादन नहीं था, ये एक पूरी इंडस्ट्री थी। दूसरा, वैज्ञानिक आश्चर्य। इन उपकरणों में टिन की मिलावट नहीं है। आज भी बिना टिन मिलाए 99% शुद्धता प्राप्त करना बहुत कठिन है। उस जमाने में बिना किसी आधुनिक तकनीक के यह करना, ये उनके असाधारण तकनीकी कौशल का प्रमाण है। तीसरा, रासायनिक विश्लेषण। वैज्ञानिक परीक्षण में पाया गया तांबा 97 से 99%, चांदी 0.2% और सीसा 1%, यानी लगभग प्योर कॉपर। गणेश्वर के कारीगर हजारों साल पहले वो कर रहे थे जो आज की लैब्स में होता है। अब देखते हैं कि गणेश्वर में कौन कौन से तांबे के उपकरण मिले। पहला, बाणाग्र यानी तीर का नोक। ये शिकार के लिए उपयोग होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा स्थलों पर भी यही बाणाग्र मिले हैं। ये सीधा व्यापारिक संबंध का प्रमाण है। दूसरा, मछली पकड़ने का कांटा। नदी आधारित अर्थव्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण। तांबे से बना कांटा, यानी उन्हें पता था कि तांबा पानी में जंग नहीं खाता। तीसरा, कुल्हाड़ी यानी सेल्स। गोल निशानों वाली विशिष्ट तांबे की कुल्हाड़ियां। इन्हीं में से 60 कुल्हाड़ियों का भंडार 1972 में मिला था। चौथा, दोहरी पेचदार ताम्रपीन। ये विशिष्ट आभूषण और उपकरण था। इसका डिजाइन इतना अनोखा है कि पुरातत्वविद इसे गणेश्वर की पहचान मानते हैं। पांचवा, चूड़ियां और सुइयां। दैनिक उपयोग की वस्तुएं, यानी गणेश्वर में हथियार भी बनते थे और गहने भी। एक कंप्लीट फैक्ट्री। बच्चों, किसी भी प्राचीन सभ्यता को पहचानने का सबसे आसान तरीका है उसके मिट्टी के बर्तन। गणेश्वर के बर्तन भी बहुत खास थे। पहला प्रकार ओसीपी यानी ओचर कलर्ड पॉटरी, यानी गेरुए रंग के मृदभांड। इन पर लाल रंग का लेप और ज्यामितीय डिजाइन होते थे। यह गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति की पहचान है। दूसरा प्रकार कपीश्वरणी मृदपात्र, काले, भूरे और नीले रंग से अलंकृत विशिष्ट बर्तन। तीसरा प्रकार गणेश्वर रिजर्व स्लिपवेयर। यह इस संस्कृति की सबसे अनूठी पहचान है। यही बर्तन फरमाना यानी हरियाणा तक पाई गई है, यानी इसका व्यापार इतने दूर तक फैला था। चौथा प्रकार छल्लेदार बर्तन। ये विशेष रूप से केवल गणेश्वर में ही प्राप्त हुए हैं, यानी ये बर्तन गणेश्वर की ट्रेडमार्क है। ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। यहाँ हम देखेंगे कि गणेश्वर और हड़प्पा के बीच सांस्कृतिक संबंध थे। गणेश्वर के मिट्टी के बर्तनों पर कुछ चित्र उकेरे गए थे जिन्हें ग्राफिटी कहते हैं, और जब इन चित्रों की तुलना हड़प्पा स्थलों से मिले चित्रों से की गई तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। गणेश्वर के बर्तनों पर उकेरे गए 50% से अधिक चित्र कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और फरमाना से हुबहू मिलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये दोनों सभ्यताएं केवल व्यापार नहीं करती थीं, बल्कि उनके बीच गहरा सांस्कृतिक आदान प्रदान भी था। इसके अलावा उत्खनन की ऊपरी परतों में हड़प्पा शैली के एस आकार के जार यानी एस शेप जार्स मिले हैं। ये भी व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमाण है। बच्चों, आपने सप्लाई चेन का नाम सुना होगा। आज अमेजन और फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन है, लेकिन 5000 साल पहले गणेश्वर की अपनी सप्लाई चेन थी। चलिए इसे 4 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, कच्चा माल। अरावली की खदानें यानी खेतड़ी और दरीबा से तांबे के अयस्क का परिवहन गणेश्वर तक किया जाता था। स्टेप 2, विनिर्माण। गणेश्वर में उस अयस्क को गलाकर 99% शुद्ध तांबा तैयार किया जाता था और उससे इंगॉट्स यानी सिल्लियां और उपकरण बनाए जाते थे। स्टेप 3, निर्यात। कांतली नदी और घग्गर हकरा नदी मार्ग से कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक आपूर्ति होती थी। स्टेप 4, वस्तु विनिमय। तांबे के बदले हड़प्पा से टिन और कृषि उत्पादों की प्राप्ति होती थी, यानी तांबा देते थे, बदले में अनाज और दूसरी धातु लेते थे। बार्टर सिस्टम। ये 5000 साल पुरानी ग्लोबल ट्रेड थी। एक विशेष आग्रह रहेगा आपसे बच्चों, इस चैनल स्कूल गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब एक बहुत जरूरी तुलना करते हैं। गणेश्वर और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या अंतर था? पहला अंतर, निर्माण सामग्री। गणेश्वर में केवल पत्थर, जबकि सिंधु घाटी में पक्की ईंटें। दूसरा अंतर, सभ्यता की प्रकृति। गणेश्वर एक ग्रामीण औद्योगिक केंद्र था, जबकि सिंधु घाटी पूर्ण नगरीय सभ्यता थी। तीसरा अंतर, धातु उपयोग। गणेश्वर 99% शुद्ध तांबे का उपयोग करता था, जबकि सिंधु घाटी कांसे का, यानी तांबा और टिन मिलाकर। चौथा अंतर, अर्थव्यवस्था का आधार। गणेश्वर शिकार और तांबा उद्योग पर निर्भर था, जबकि सिंधु घाटी कृषि और व्यापार पर।
तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे। गणेश्वर तांबा देता था, हड़प्पा उसे कांसे में बदलकर और अधिक उन्नत बनाता था। एक रूरल प्रोड्यूसर और एक अर्बन कंज्यूमर मिलकर एक महान सभ्यता बनाते थे। बच्चों, अब हम इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष निकालते हैं। 3 बड़ी बातें याद रखिए। पहली बात, गणेश्वर केवल एक शिकारी बस्ती नहीं थी, बल्कि यह प्राचीन भारत का पहला और सबसे बड़ा औद्योगिक हब था। जिस तरह आज सूरत कपड़े का हब है, तिरुपुर गारमेंट्स का हब है, उसी तरह 5,000 साल पहले गणेश्वर तांबे का हब था। दूसरी बात, इसने अपने असाधारण धातु कौशल से विशाल सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में एक रीढ़ की भूमिका निभाई। बिना गणेश्वर के तांबे के हड़प्पा की भव्यता अधूरी थी। तीसरी बात, यह सिद्ध करता है कि महान नगरीय सभ्यताओं का अस्तित्व उनके आसपास फैले विशिष्ट ग्रामीण औद्योगिक केंद्रों के बिना असंभव था। यानी शहर तभी महान बनता है जब उसके आसपास के गांव मेहनत करते हैं। गणेश्वर ने यह किया, चुपचाप, बिना प्रसिद्धि के, हजारों साल तक। बच्चों, अंत में कुछ जरूरी जानकारी। इस पूरे विषय पर शोध करने वाले मुख्य अन्वेषक थे RC अग्रवाल और विजय कुमार, राजस्थान पुरातत्व विभाग से। नवीन शोध 2013 में RN सिंह और कैमरून पेट्री ने किया। अगर आप इस विषय में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो रीमा आहूजा की हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, एक्सकवेशन एट गणेश्वर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट पढ़ें। अंत में एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, गणेश्वर के तांबे के उपकरण केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं, बल्कि वे भारत की तकनीकी और औद्योगिक विरासत के पहले हस्ताक्षर हैं। हम उस महान सभ्यता की संतान हैं जो हजारों साल पहले दुनिया को सबसे शुद्ध तांबा देती थी। अपनी इस विरासत पर गर्व कीजिए। बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक निवेदन रहेगा आपसे, सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल स्कूल गुरुजी को।